कल इस पे बात चल रही थी कि लेसी में इफ ओनरशिप विल ट्रांसफर, अगर ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो वो लीज पेमेंट की मद में डाउन पेमेंट देगा, रेंटल देगा और परचेज ऑप्शन की प्राइस देगा। और इफ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तो फिर लेसी डाउन पेमेंट देगा, रेंटल देगा। मिसाल के तौर पे लीज टर्म 4 साल है और लाइफ 5 साल है। अब सवाल यह है कि जब लीज ख़त्म होगी 4 साल की तो चौथे साल के एंड के ऊपर एसेट का बनेगा क्या? तो जवाब ये है ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र, लेसी को ओनरशिप नहीं मिलेगी। अगर लेसी को ओनरशिप नहीं मिलेगी तो इस बात का मतलब है कि लेसी को ओनरशिप ना मिलने की सूरत के अंदर लेसी उसको मिसयूज़ करेगा और कहेगा ये एसेट पराया है। तो लेसर उसको इंसिस्ट करेगा कि लीज के एंड पे जब मुझे एसेट दे के जाओ तो परचेज प्राइस मत दे के जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ पैसे गारंटी करो, मुझे दो, ताकि जो है वो मैं मिस यूज की कंपनसेशन तुम्हें चार्ज कर सकूं। ओके, बट इफ वी कम टुवर्ड्स लेसर, तो इफ ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी, अगर ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर होगी तो लेसर ग्रॉस पैसे जो लेसी से रिकवर करना चाहेगा वो डाउन पेमेंट होंगी, रेंटल होंगी और परचेज प्राइस की जो ऑप्शन है उसकी प्राइस होगी। ये वो पैसे हैं जो लेसर लेसी से रिकवर करेगा। सेम फॉर्मूला। एंड इफ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, और अगर लेसी को ओनरशिप नहीं मिलेगी तो फिर लीज टर्म 4 साल है, 5 साल लाइफ है। तो ऐसी सूरत में लेसर, बातें बाद में, ऐसी सूरत में लेसर क्या करेगा? लेसर जो है वो लेसी को इंसिस्ट करेगा कि मुझे डाउन पेमेंट दो, मे भी ना दो, डाउन पेमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 मिनट, मुझे आप रेंटल पे करें और चौथे साल के एंड पे, क्योंकि लेसी ने लेसर को एसेट वापस कर देना है तो लेसी ने 4 साल मिसयूज किया होगा तो लेसर लेसी से मिसयूज की कंपनसेशन मांगेगा और 5वें साल एसेट का लेसी से कोई ताल्लुक नहीं होगा क्योंकि चौथे साल के एंड पे लेसी ने लेसर को वापस कर दिया, लेकिन 5वें साल एसेट लेसर के पास होगा। अब लेसर इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकता है। लेसर इससे जो फ़ायदा उठा सकता है वो ये है कि इसको बाज़ार में जाके इसकी रेजिडुअल वैल्यू रियलाइज़ करवा ले ऐसे बंदे से जिस बंदे को वो जानता ना हो। बहरहाल यूजीआरबी की डेफिनेशन में कुछ और चीज़ें भी हैं। फ़िलहाल बाज़ार में जाएगा और ऐसे बंदे से रेजिडुअल वैल्यू रियलाइज़ करवाएगा जिसने उसको पहले से गारंटी नहीं की होगी और उसको एसेट बेच के आ जाएगा। तो लेसी के एंड से बात करें तो चौथे साल के एंड के ऊपर जो है वो लीज़ ख़त्म हो जाती है उसके लिए, इसलिए वो जीआरबी दे के फारिग हो जाता है। बट लेसर के एंगल से बात करें तो चौथे साल के एंड पे लीज़ ख़त्म तो हो गई बट एसेट भी उसके पास आ गया। जब एसेट उसके पास आ गया
तो वेसेट का वो जो मर्जी करे, तो वो बेचता है बाजार में जाके, रेजिडुअल वैल्यू रियलाइज करता है, वो किसी ने गारंटी नहीं की होती। सो आमतौर पे इस सारे को लीज पेमेंट और इसको यूजीआरवी भी कह दिया जाता है कि लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी, क्योंकि ये लीज पेमेंट इसकी इसके बराबर है ना, तो लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, अब ये जो सारी बातें हैं ये वाइस वर्सा भी हैं। अगर इसका मतलब ये है तो इसका मतलब ये भी है। अगर सवाल में लिखा, भाई फर्स्ट रो में जगह, अगर सवाल में लिखा होगा, आ जाए जल्दी जो मर्जी आ जाए, अगर सवाल में लिखा होगा कि ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, तो इट इज, नीचे रख दें, किसका बैग है, इफ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, अगर सवाल में लिखा होगा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, तो इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि परचेज ऑप्शन दियो। अगर सवाल में कहीं लिखा होगा ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें दी होंगी, ये इन दोनों में से कोई एक दी होगी, या हो सकता है ये ना भी दी हो लेकिन परचेज ऑप्शन नहीं दी होगी। और अगर सवाल में जीआरवी गिवन है तो इसका ये मतलब है कि ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी, तो ये वाइस वर्सा ऑपरेट करेंगे। यानी अगर सवाल में परचेज ऑप्शन गिवन है, इट मींस कि ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी, तो ये सारी चीजें वाइस वर्सा ऑपरेट करेंगी। इसका मतलब अगर ये है तो इसका मतलब ये भी है, ये सारी चीजें इस तरह ऑपरेट करेंगी। ओके, अब कल वाला सवाल निकालें किताब में। सवाल निकाल के एसेट की लीज टर्म बताएं। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6, 4 साल और उसकी यूजफुल लाइफ। अब अगर एसेट की लीज टर्म 4 साल है, यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो सवाल क्या है कि चौथे साल के एंड पर बोले ऑनरशिप ट्रांसफर होनी है या नहीं होनी। तो इसका जवाब सवाल में कहीं दिया हुआ है। इजलाल और उधर हो जाए, इसका ये नीचे हुक होगी, बैग लटका लें, पिछली रो में रख दें, पिछली रो में जगह। अच्छा जी, बोले ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, कैसे पता चला है? क्योंकि जीआरवी गिवन है। ठीक है, तो लिखें एट द एंड ऑफ 4 years at the end of 4 years lessee will return the asset to lessor at the end of 4 years lessee will return the asset to lessor। हमें कैसे पता चला? सवाल में तो लिखा नहीं हुआ, बिकॉज जीआरवी इज गिवन। आगे आ जाए, सेकंड रो में आ जाए। जी सेकंड लास्ट रो में आए, आगे इधर आए, सेकंड लास्ट रो में। ओके, होमवर्क वाला सवाल कितने नंबर से हो गया था? ओके, परचेज ऑप्शन को उसी तरह डिस्काउंट करना था जिस तरह जीआरवी को डिस्काउंट करना है। ये लिख लें, जीआरवी, यूजीआरवी एंड परचेज ऑप्शन प्राइस will always be given at the end of lease term। ये सारी फिगर्स लीज के एंड पे गिवन होंगी। परचेज ऑप्शन, जीआरवी एंड यूजीआरवी will always be given at the end of lease term। ये लीज टर्म के एंड पे गिवन होगी। थर्ड रो में आए इधर,
बैग उठा लें, वो बोला नीचे रख दें, उधर हो जाए और जगह नहीं बनी। विल बी गिवन एट द एंड ऑफ लीज टर्म, ये लीज टर्म के एंड पे गिवन होंगी, बताए या ना बताए। ओके जरूरी नहीं आपको यूजीआरवी भी गिवन हो, वो जीरो भी हो सकती है, उससे एसेट की वर्थ ना हो, तो ऐसी सूरत में खाली जीआरवी गिवन हो, वो एक्सेप्टेबल है, विल नॉट ट्रांसफर। लेकिन लेसी के केस में ऑलवेज इग्नोर यूजीआरवी, लेसी के सवाल में यूजीआरवी गिवन भी नहीं होती, अगर गिवन हो भी तो इग्नोर करना है। ओके आज एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी है लेसर के एतबार से। लेसर की बुक्स में दो लीजेस आ रही हैं, एक एसेट की लाइफ 10 साल है और लीज टर्म 8 साल है, और एक एसेट की लाइफ 10 साल है और लीज टर्म 1 साल है। तो एक सवाल अराइज होगा कि लेसर इन दोनों लीजेस को कैसे क्लासिफाई करें। वो डिस्कशन अलग थी, ओनरशिप विल ट्रांसफर विल नॉट ट्रांसफर, वो डिस्कशन अलग थी, उसके इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये बिल्कुल अलग डिस्कशन है। ओके क्या मैं इसमें कह सकता हूं लेसर हैज ट्रांसफर्ड सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड टू लेसी? क्या मैं इसमें कह सकता हूं लेसर हैज ट्रांसफर सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड टू लेसी? अगर एक चीज की उम्र 10 साल है और लेसर ने लेसी को 8 साल के लिए दे दिया है, तो 8 साल एक सब्सटेंशियल पीरियड है एसेट की उम्र का। एसेट जब बूढ़ा हो जाएगा फिर लेसर के पास वापस आएगा। 8 साल एसेट की उम्र, 8 साल, कितने सूरज निकलेंगे, कितने डूबेंगे, कितनी शामें आएंगी, कितने दिन आएंगे, वो 8 साल मुसलसल लेसी इसको इस्तेमाल करेगा। और इस एसेट की उम्र कितनी है? 10 साल। तो क्या ये कहा जा सकता है लेसर हैज ट्रांसफर्ड मेजर रिस्क, 8 साल के रिस्क लेसर ने किसको दे दिए हैं, और 8 साल तक इसके रिवॉर्ड्स भी कौन एंजॉय करेगा? लेसी। इट मींस, इससे लग रहा है, इट मींस लेसर हैज सोल्ड द एसेट। इसका मतलब है लेसर ने एसेट क्या कर दिया है? बेच दिया, बेच ही दिया एक तरह का। एक चीज की उम्र जो है वो 10 साल है, लेसर ने 8 साल के लिए दे दिया किसी को, तो एक किस्म का लेसर ने बेच ही दिया। आखिरी 2 साल उसने इसका क्या करना है? ओके यहां पर क्या ऐसा है, लेसर के पास एक बंदा आया, क्या कहते हैं, बाहर के मुल्क से, कहते हैं मैं पाकिस्तान में आया हूं, तो मैंने कुछ पंखे बनाने हैं, तो मुझे मशीन लीज पे लेके दे दो। उसने कहा कितने अरसे के लिए?
तो इसने कहा मुझे पता है मशीन की उम्र तो 10 साल होती है, बट मैं 1 साल के लिए आया हूँ, फिर उसके बाद मैं जा रहा हूँ। तो मैं बस पाकिस्तान में सैर करने आया था, तो मैंने कहा साथ साथ कोई काम भी कर लिया करेंगे, तो 1 साल के लिए मुझे लीज पे दे दो। लेसर ने सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर कर दी है। बोलें 9 साल लेसर ने इसको अपने पास रखना है, 1 साल किसको देगा? इस लेसी को ट्रांसफर कर दी है। लेसर हैज नॉट ट्रांसफर्ड मेजर risk and reward to lessee. It means lessor has not sold the asset. ये सोल्ड का लफ्ज़ आपके समझने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे असल लफ्ज़ स्टैंडर्ड में जो आएगा वो भी लिखूंगा। इट मीन्स लेसर हैज़ नॉट सोल्ड द एसेट, रादर इट इज रेंटेड आउट। सिर्फ किराए पे दिया गया है। किस पे दिया गया? किराए पे दिया गया, 1 साल का किराए पे दिया गया, ये रेंट आउट किया गया। अब स्टैंडर्ड का ये कहना है कि अगर सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए जाएं तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो लेसर क्या करे? लेसर शुड de-recognize asset from his books। लेसर अपनी किताबों से ये एसेट डी रिकग्नाइज कर दे। ये एंट्रीज आपने की हुई हैं, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट। इट इज कॉल्ड एज डी रिकॉग्निशन, एसेट क्रेडिट। लेसर शुड डी रिकग्नाइज द एसेट फ्रॉम हिज बुक्स। ये जो हम अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, ओके। इस केस में लेसर शुड keep the asset in his books। Lessor should keep asset in his books। लेसर अपनी किताबों में ये एसेट रखे। जानबूझ के आपको आज तक सारे इस तरह के सवाल कराए थे, अभी तक आपको एक भी सवाल इस तरह का नहीं कराया। अभी जाके देखिएगा जितने सवाल आपको कराए थे लेसर के आज तक, उन सब में ये दोनों तकरीबन करीब करीब होते थे। सारे सवाल जाके देखिएगा लेसर के, जितने 4 दिनों से हम सवाल कर रहे हैं, सारे सवाल जाके देखिएगा, वो सारे एग्जाम्पल 1 की कैटेगरी से थे, ना कि एग्जाम्पल 2 की कैटेगरी से। ओके, लेसर शुड कीप द एसेट इन हिज बुक्स एंड डेप्रिशिएट। हो, लेसर भी डेप्रिशिएट करता है, एंड डेप्रिशिएट, और इसको डेप्रिशिएट करे। अपने किताबों में एसेट रखे और डेप्रिशिएट करे। अब इस सारी डिस्कशन में एंड पे टेक्निकल नाम है कुछ, इसको फाइनेंस लीज कहते हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, इसको ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। चलें जी, नोट। और नाम में आप क्या रखा है? कॉन्सेप्ट असल देना था इसको जी। इसमें हाँ हाँ अपनी किताबों में रखेगा, बिल्कुल। बस समझेगा मैंने किराए पे दिया हुआ है। हाँ, फिजिकली जारी बात है उसके पास नहीं होगा। अगर आपके पास कोई मोटरसाइकिल है, आपने किसी को रेंट पे दिया हुआ है, तो आप यही कहोगे ना, ये मेरा मोटरसाइकिल है। ओके, मिसाल के तौर पर ये भी गाड़ी है, ये भी गाड़ी है। जब ये गाड़ी लेसर को नजर आएगी बाजार में, तो लेसर क्या कहेगा? लेसर कहेगा मेरी गाड़ी। जब लेसर कहेगा मेरी गाड़ी, उसके घर वाले बैठे होंगे, उसके घर वाले खुदा का खौफ कर 8 साल के लिए उसको दे दिए, 10 साल इसकी उम्र, तेरी गाड़ी कहाँ है? हाँ, जब वो वाली गाड़ी जा रही होगी, फिर लेसर बड़ा वो मेरी गाड़ी, वो कहेगा वो तो मेरी गाड़ी है, देखो साल के लिए दी है, फिर बाकी 9 साल के लिए मेरे पास वापस आ जानी है। तो इसलिए लेसर का जो पर्सनल टच है गाड़ी का, ये मेरी गाड़ी है, वो किस किस एग्जाम्पल में है? 2 में। 2 में वो कह सकेगा ये मेरी गाड़ी है। ओके जी, ये ऑफ करना है भाई, ऐसी थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो।
हम्म। जी मोहतरम। नहीं, लेसी की बुक्स में पहले यही डिफरेंस होता था, अब ये खत्म हो गया हुआ है। लेसी के एंगल से हम पढ़ेंगे, किसी दिन आप लोगों ने तैयार होके आना है, फिर उस दिन पढ़ेंगे, यानी तैयारी करके आना है। भाई लैपटॉप लेके आओ जरा, ऑन करके। ओके, जी जी मैं उसकी तरफ। अच्छा, मुझे ये बता दें कि क्या क्राइटेरिया पता चला है जिसकी बेस पे डिसाइड करना है कि ये एसेट लेसर ने बेच दिया। इस इधर उर्दू में लिखें, बेच दिया है, तकरीबन बेच दिया है। इसको सोल्ड का लफ्ज स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया। आपके समझने के लिए कह रहा हूं, बेच दिया है, किराए पे दिया है, इसके ऊपर लिखे किराए पे दिया है। ओके, अच्छा जी, एक लेसर है, एग्जाम्पल 3 का डेटा वैसे ही आपके सामने लिख रहा हूं, आपने नोट नहीं करना। एक लेसर है, उसने गाड़ी इंपोर्ट की है, उसने गाड़ी, अच्छा लेमोजीन, ओके, उसने गाड़ी इंपोर्ट की है, इसकी उम्र जो है 50 साल है। गाड़ी ने कहा 50 साल बाद मैं चीख मार के मर जाऊंगी गाड़ी। अब भाई गए, भाई ने कहा मेरी शादी है, 4 घंटे, 4 घंटे के लिए किराए पे दे दें। अब लेसर कहेगा मैंने तो गाड़ी बेच दी, बोले कल ये भाई जाएंगे, 4 घंटे के लिए मुझे दे दें किराए पे। नहीं, अगले दिन ये नहीं जाएंगे, अगले वीकेंड पे आ जाएगा, फिर अगले सैटरडे को फिर ये जाएंगे, भाई इस हफ्ते मैं इंशाल्लाह। तो आप बताएं, ये लेसर जो है इस लीज को क्या कहेगा? उम्र 50 साल है और 4 घंटे के लिए किराए पे दे रहा है, तकरीबन बेच दिया ना? नहीं, यस सर, माशाल्लाह। इनको छोड़ें, आप लोग इधर देखें। नहीं, लेसर हैज नॉट ट्रांसफर्ड सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड टू लेसी, बल्कि लेसर हैज नॉट एट ऑल ट्रांसफर्ड द रिस्क एंड रिवॉर्ड टू लेसी। इट मींस द लेसर हैज not sold the asset, rather it is just rented out। इसलिए ऐसी दुकानों के बाहर लिखा होता है रेंट अ कार, रेंट अ कार का बिजनेस है, तो वो रेंट अ कार, गाड़ी किराए पे देते हैं। तो बहुत सी ऐसी लीजेस हैं जो हो रही हैं, उसमें होता तो लीज एग्रीमेंट है, लेकिन डेट इज नॉट अ लीज। हाँ, लीज तो इसको कहते हैं, लेकिन इसको ऐसी लीज नहीं कहते जिसमें एसेट बिक गया है, इसको ऐसी लीज कहते हैं जिसमें एसेट किस पे दी है? किराए पे दी है। It was another example of operating lease, rent a car का business। ओके जी जी, एक जी 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 मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ, वेट। अच्छा अच्छा भाई, अब अगला सवाल यह है कि क्या यही क्राइटेरिया है जिसकी बेस पर डिसाइड करना है कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग? तो जवाब है नो।
सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है। फॉर लेसर ये कितने टेस्ट लगा के हमने देखा है कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है? एक टेस्ट लगा के। और वो टेस्ट में किसको किससे कंपेयर किया है? अच्छा, फॉर लेसर वी विल नॉट अप्लाई दिस सिंगल टेस्ट। ये सिंगल टेस्ट तो समझाने के लिए लगाया था। वी विल नॉट अप्लाई दिस सिंगल टेस्ट, रादर वी विल अप्लाई 5 tests। देन जैसे मरीज है ना, मरीज का एक टेस्ट करके उसको कह दिया भाई तुझे कैंसर है, खुदा का खौफ करो यार क्या हो गया है। तो कम से कम उसके कितने टेस्ट करें? 5 टेस्ट करें, ब्लड टेस्ट करें, फला 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 फला, उसके बाद कहीं जाके उसको हम बताएंगे भाई तुझे ये चीज है या नहीं। तो बीमारी ये है, इस लेसर को ये बीमारी होगी भी है। अब अगर लेसर को ये बीमारी है तो ये डिसाइड कैसे करना है ये बीमारी है या नहीं, उसके लिए एक टेस्ट काफी नहीं है। ये सिर्फ खून का टेस्ट किया आपने, अभी आपने लेसर को मशीन से गुजारना है और बहुत से टेस्टों में से पास कराना है उसे। तो ये बात याद रखिएगा, ये बीमारी है, ये कैंसर है, ये कैंसर नहीं है। अच्छा, फॉर लेसर वी विल नॉट अप्लाई दिस सिंगल टेस्ट, रादर वी विल अप्लाई 5 टेस्ट। इफ आंसर टू एनी वन, किसी एक का भी, इज यस, देन इट इज फाइनेंस लीज। फिर ये कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज। वो भी अप्लाई है, सारी बातें समझते हैं, अभी बस लिख लें। अगर किसी एक टेस्ट में भी जवाब यस आ गया तो इसको कौन सी लीज कहेंगे? फाइनेंस लीज कहेंगे। वो 5 टेस्ट अभी देखते हैं। सिर्फ एक टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट किसका था? लीज टर्म और लाइफ को कंपेयर करने का टेस्ट था। ये टेस्ट किसका था? लीज टर्म और लाइफ को कंपेयर करने का टेस्ट था। पहले ये 5, 10, 6, अच्छा ऐसे करना, इनके ना पेज नंबर भी 1 2 3 4 कर दो, पेज नंबर आगे पीछे हुए हैं नीचे, ठीक है। लेकिन पेज नंबर ये नहीं कि सारे के अलग अलग पेज नंबर देने हैं, ठीक है। फाइव 9 10 11 6 प्रिंट ला निकाल के दिखाओ मुझे एक सेट मेरे लिए। ओके, अच्छा भाई पहले इस टेस्ट पे बात कर जाते हैं। ये टेस्ट कैसे लगा करेगा? इस टेस्ट का क्राइटेरिया है, ये वाला जो टेस्ट है इसका क्राइटेरिया है 75%। 8 को 10 पे डिवाइड करें तो कितने परसेंट आ रहे हैं? 80%। 80% मीन्स अच्छा खासा अरसा आपने लीज पे दे दिया, ठीक है। और इधर देखें 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10%। नाउ द थ्रेशोल्ड इज 75%। थ्रेशोल्ड 75% है। अगर आपने 7.5 साल के लिए भी लीज पे दे दिया है तो आप इसको कहेंगे लेसर हैज ट्रांसफर्ड। और अगर 6 साल के लिए लीज पे दिया है फिर आप कहेंगे लेसर हैज नॉट ट्रांसफर्ड। तो ये वाला टेस्ट कैसे लगाया करेंगे? द क्राइटेरिया इज 75%। बट छोड़ें, कोई लिखने की जरूरत नहीं। अभी ये 5 टेस्ट हम पढ़ने लगे हैं, इसमें ये वाली बात आ जाएगी। ओके, ये 5 टेस्ट क्या हैं इनको आप पढ़ लेते हैं।
जी भाई लेजर है तो दे दे। लेक्चर 8 न्यू कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लीज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। ये क्लासिफिकेशन लीज की लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ना कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। ए फाइनेंस लीज। लीज को फाइनेंस कब कहना है? इफ इट, बोले बोले, इफ इट ट्रांसफर्स अच्छे खासे रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनर, यानी ओनरशिप से जुड़े हुए, इंसिडेंटल जुड़े हुए, इंसिडेंटल टू ओनरशिप टू लेसी, टू लेसी, ट्रांसफर रिस्क टू लेसी, ट्रांसफर रिस्क टू लेसी, ट्रांसफर रिवॉर्ड टू लेसी। जी बताएं भाई, बताएं मोबाइल वाले भाई, बताएं कहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी को? एग्जांपल 1 में। ओके। नंबर बी ऑपरेटिंग लीज। इफ इट डज नॉट ट्रांसफर substantially all risk and reward incidental to ownership to lessee, अगर ओनरशिप के साथ जुड़े हुए रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी को ना ट्रांसफर किए जाएं, देन इट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लीज। ओके, ये डेफिनेशन है जो स्टैंडर्ड में दी हुई है, लेकिन स्टैंडर्ड को खुद एहसास हुआ कि ये डेफिनेशन इतनी वाजे नहीं है, तो कुछ इंडिकेटर्स डाल देते हैं जिनसे पता चल जाया करे कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। ओके, ABCDE के नीचे देखें एक लाइन लिखी हुई है, इफ आंसर ऑफ एनी ऑफ द अबव इज यस, इफ आंसर ऑफ एनी ऑफ द अबव इज यस, किसी एक का आंसर भी यस हो जाए, इफ आंसर ऑफ एनी ऑफ द अबव इज यस, आगे क्या लिखा हुआ है? लीज विल बी अ फाइनेंस लीज, लीज फाइनेंस लीज हो गया। हम समझेंगे लेसर ने एसेट को दे ही दिया है, किसको दे दिया है? लेसी को दे दिया। अब ये लेसर के एसेट नहीं है, अब ये लेसी इसको एंजॉय करे। इसमें अभी हमने सिर्फ टेस्ट नंबर सी पढ़ा है, वो पढ़ लें। लीज टर्म इज फॉर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। बोलें नहीं नहीं, इधर आपने यस और नो बोलने। लीज टर्म इज अ मेजर पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, लीज टर्म इज फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ लाइफ? नो, लीज टर्म मेजर पार्ट नहीं है लाइफ की, ठीक है। तो इट इज हाउ यू विल आंसर द क्वेश्चन। साथ वाले से पूछें, लीज टर्म इज अ मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमी, इस तरह पूछें, जरा पूछें जरा, सवाल याद करने हैं ये। लीज टर्म इज फॉर अ मेजर पार्ट, इस तरह पूछें, शर्माए मत। मेजर पे फोकस हो, कैप्टन पे, ब्रिगेडियर पे फोकस हो। लीज टर्म इज अ, यानी कि खाना भी खा रहे हो, घर वाले आके बैठे, अमी लीज टर्म इज अ मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट है। मे बी आंसर इज यस, मे बी आंसर इज नो। हो सकते हैं आंसर यस आ जाए, हो सकते हैं आंसर नो आ जाए। ओके, पॉइंट ए से पढ़ना शुरू करते हैं। ओनरशिप इज या विल बी, क्वेश्चन के स्टाइल में अगर पूछ रहा हूं, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। ओके, यस नो नहीं बोलना, डेटा आपके सामने नहीं है। ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज, ये वाला सवाल भी हम सवाल से पूछा करेंगे। दूसरा सवाल, लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एज अ प्राइस। लेसी एसेट को खरीद सकता है किसी प्राइस पे जो मार्केट वैल्यू से भी कम होगी। ओके, सी, लीज टर्म इज फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। मेजर का मतलब यहां कितने परसेंट है? 75%। ब्रिगेडियर होता तो फिर 100% होता। ओके, डी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज तकरीबन इक्वल टू फेयर वैल्यू। ओके, यस। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज तकरीबन इक्वल टू फेयर वैल्यू। भाई ये दो लफ्ज़ हैं, एक मेजर है एक सब्सटेंशियली है। पॉइंट डी में सब्सटेंशियली का मतलब 90% है और पॉइंट सी में मेजर का मतलब 75% है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज ऑलमोस्ट, सब्सटेंशियली का मतलब इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फेयर वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ लीज, एट द स्टार्ट ऑफ लीज, लीज के शुरू में। पॉइंट ही आपने पूरा नहीं पढ़ना,
लीज्ड एसेट इज ऑफ स्पेशल नेचर। भाई इस सवाल का जवाब हमेशा आगे छोड़ दें, अभी फिलहाल सिर्फ इतना अंडरलाइन कर लें, लीज्ड एसेट इज ऑफ स्पेशल नेचर लिखें, आंसर इज ऑलवेज नो। इस सवाल का जवाब हमेशा नो हुआ करेगा। लीज्ड एसेट इज ऑफ स्पेशल नेचर तो लिखें इट्स आंसर विल ऑलवेज बी नो, इसका जवाब हमेशा नो हुआ करेगा। एक्सेप्ट कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो जहां पर आपको लग रहा हो कि एसेट बहुत ही स्पेशल नेचर का। स्पेशल नेचर का एसेट क्या होता है, ये जरा सुन लें। स्पेशल नेचर का एसेट क्या होता है? आमतौर पे आपने क्या एज्यूम करना है, एसेट स्पेशल नेचर का नहीं है, साथ वाला भी नॉर्मल है तो एसेट भी नॉर्मल होता है, कोई स्पेशल एसेट नहीं होता, साथ वाला चांद से होकर नहीं आया हुआ। ओके, स्पेशल नेचर का एसेट क्या होता है? मिसाल के तौर पे एक एसेट है जो एटम बम बनाने के काम आता है। अब वो एसेट बाजार में नहीं बिक सकता कि जी अब्दुल कदीर भाई कुछ लोगों को लेके आए, भाई ये एसेट हम बाजार में बेचने के लिए लाए हैं और किसी ने एटम बम बनाने हैं घर में बना लिया करे, लुट मची हुई। तो अब उस एसेट को कौन सा एसेट कहेंगे? स्पेशल नेचर का एसेट कहेंगे। वो एसेट अगर अब्दुल कदीर भाई बाहर के मुल्क से लीज पे मंगवाएं तो फिर अब्दुल कदीर, अब अगर उस एसेट की उम्र 50 साल है और अब्दुल कदीर भाई ने 10 साल के लिए मंगवाया है तो बाकी 40 साल के लिए बैंक के लिए भी किसी काम का नहीं है, बैंक ने भी उसको कुछ नहीं करना, एज्यूमिंग कि वो बाहर नहीं वापस जा सकता। अब चाहे उस एसेट की उम्र 50 साल है लेकिन मंगवाया 10 साल के लिए, बट स्टिल बैंक कहेगा मैंने अब्दुल कदीर को ये एसेट दे ही दिया। वाई? यहां तो 50 और 10 में बड़ा गैप है, लेकिन वाई? बिकॉज एसेट इज ऑफ and it is of no use to anyone in the Pakistan for remaining 40 years। ये बाकी 40 साल के लिए पाकिस्तान में किसी के काम का नहीं है। अब अगर उसकी उम्र 50 हो और 10 साल उसकी जो है लीज टर्म हो, फिर भी बैंक कहेगा मैंने ये एसेट बेच ही दिया है, मैंने ये एसेट बेच ही दिया है, क्योंकि इसके बाद मुझे इस एसेट से कोई बेनिफिट अवेल नहीं होना। तो एसेट स्पेशल नेचर के नहीं होते मेरे भाई। सवाल में क्या दिया होता है? मशीन लीज पे दे दी तो मशीन 4 साल के बाद 5वें साल किसी और को लीज पे दे देना। सवाल में दिया होता है गाड़ी लीज पे दे दी, 10 साल की लीज है, बाकी 15 साल किसी और को दे देना। तो एसेट हमेशा नॉर्मल नेचर के होंगे सवाल में या स्पेशल नेचर के होंगे? नॉर्मल नेचर के होंगे। एसेट जो भी एसेट हो वो किसी को आप दे सकते हैं बाद में, तो जो एसेट किसी को बाद में ना दिया जा सके उसको कौन सा एसेट कहते हैं? स्पेशल नेचर का। तो लीज एसेट इज ऑफ स्पेशल नेचर। इस सवाल का जवाब हमेशा क्या है भाई? इस सवाल का जवाब हमेशा नो है, ठीक है। तो लिख लें सफ़े के टॉप पे, स्पेशल नेचर का एसेट वो होता है जिसको लेसी के अलावा और कोई यूज ना कर सके। स्पेशल नेचर का एसेट वो होता है जिसको लेसी के अलावा और कोई यूज ना कर सके। जी नोट्स किस किस के पास नहीं है हाथ खड़ा करके बता दिया करें। 3 4 कॉपीज इधर दे दें, 5। स्पेशल नेचर का एसेट वो होता है जिसको लेसी के अलावा और कोई यूज ना कर सके। इधर 3rd रो में दे दें बस, ठीक है। जिसको लेसी के अलावा और कोई यूज ना कर सके। ओके, तो पॉइंट ई तो छोड़ें, इसका जवाब हमेशा क्या हुआ करेगा? नो हुआ करेगा। ओके, ओके जी। अप्लाई these tests to pass paper question number 6। निकाले जी। Apply these tests to pass paper question number 6। जी, जब तक के सवाल में बताना दे एसेट कभी भी स्पेशल नेचर का नहीं होगा। जब तक के सवाल में बताना दे एसेट कभी भी स्पेशल नेचर का नहीं होगा। ओके, गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड लीज सर्टेन इक्विपमेंट, अंडरलाइन करें सर्टेन इक्विपमेंट।
टू डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स कंपनी है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स कंपनी को अगर हमने इक्विपमेंट दिया है तो जब बाद में वापस आएगा तो और भी किसी डेयरी वाले को दे सकेंगे? जी बिल्कुल दे देंगे, डेयरी तो पाकिस्तान में आम है। तो पहले तो इसका जवाब नो लिखते हैं ना, फिर आगे चलते हैं। यही किताब पे छोटा छोटा लिख लें, अप्लाई 5 टेस्ट, या रजिस्टर पे लिखना है, वहां जहां भी आपने लिखना है, अप्लाई दीज टेस्ट टू पास पेपर क्वेश्चन 6। पास पेपर क्वेश्चन 6 पे ये टेस्ट अप्लाई करते हैं, ABCDE। तो एसिड इज ऑफ स्पेशल नेचर, से यस और नो? नो। ओके, अच्छा मैं रिवर्स चल रहा हूं भाई, मैं रिवर्स चल रहा हूं। पहले मैंने E लगाया है, फिर मैं D लगाऊंगा, फिर मैं C लगाऊंगा, फिर B और A लगाऊंगा, क्योंकि B और A इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे क्रिटिकल है वो C और D होते हैं। अच्छा भाई D पढ़ें जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स इज सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू। ओके, प्रेजेंट वैल्यू, लेसर तो नेट इन्वेस्टमेंट कहता है ना इसको। तो प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे कितनी है? नेट इन्वेस्टमेंट कल निकाली थी, वो जो कैलकुलेशन करके निकाली थी, 28.69। अच्छा जी, सवाल में आ जाए। ये आपने कहां से देखा 28.69? वर्किंग वन से देखा है मेरे ख्याल से, जो वर्किंग वन कल की थी, लीज पेमेंट्स वाली, जिसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और वो कहते हैं, वहां से देखा है। अच्छा, सवाल में आए फेयर वैल्यू गिवन है, सवाल में फेयर वैल्यू गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट जितने का बाजार से खरीदा, तो बाजार से फेयर वैल्यू भी खरीदा होगा, तो व्हाट इज द फेयर वैल्यू? 28.69। तो बता दें लेसर ने बाजार से ये सिर्फ खरीदा कितने में? 28.69। ओके, अब मुझे बता दें लिखा क्या हुआ है, जरा पढ़े इंग्लिश पॉइंट डी की। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स is substantially equal to fair value? Say yes or no? is substantially equal नहीं, बल्कि हमारे तो is 100% equal to fair value। ओके, इस टेस्ट को अब लगाया कैसे करेंगे? पहले आप ये लिखेंगे, फिर आप यहां आएंगे, यहां पे आके आप क्या करेंगे? 28.69 डिवाइडेड बाय 28.69 इंटू 100, ताकि परसेंटेज में जवाब आ जाए। इज इक्वल टू 100%। Is 100% greater than 90%? Yes. Is 100% greater than 90%? Yes. तो जवाब इसका क्या आ गया? Yes. तो बॉर्डर लाइन क्या है? 90%। बॉर्डर लाइन क्या है? 90%। अच्छा इधर देखें, ये ना आप कहेंगे वो अच्छा समझ नहीं आया, बिल्कुल बराबर था। अगर ये 27 होता, अगर ये 27 आता, तो कैलकुलेटर पकड़े, 27 डिवाइड बाय 28.69, फिर भी 90% से ऊपर था। इसका मतलब है अब लेसर और जरा सोचें इसका जवाब यस क्यों आया, ये वजह भी सोचें। क्या आपको लग नहीं रहा लेसर ने एसेट बेच ही दी है? कितनी प्राइस है? और लेसी से इंटरेस्ट के अलावा कितने ले रहा है? तो फिर लेसर तो एसेट बेच रहा है। लेसर हैज ट्रांसफर्ड सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड टू लेसी। कैसे? 28 वाली चीज कितने में बेच रहा है? 28 में बेच रहा है। तो इसका मतलब है लेसर तो लेसी से एसेट के पूरे पैसे ले रहे हैं। तो कौन कह सकता है कि ये एसेट किराए पे दिया? ये एसेट झूठ है, किराए पे दिया। ये किराए पे नहीं दिया, ये किस पे दिया है? ये बेच दिया है, ये आपने बेच दिया। ओके, तो इसका जवाब ना आमतौर पे सवालों में मैंने आपको बताया था अभी 100% ही आया करेगा, क्योंकि सवाल ऐसे स्ट्रक्चर आई कैप करता है कि आपके लेवल पे इसका जवाब 100% ही आया करेगा। लेकिन इन एनी केस रूल हमें पता होना चाहिए, अगर जवाब 90% से ज्यादा आ रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज यस, इसको यस कहा जाएगा। ओके, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? लीज टर्म इज फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है जी, लीज टर्म बताएं। 4 years। और लाइफ बताएं। 5 years। लीज टर्म 4 years और लाइफ 5 years। अब आप जी, अब आप मुझे बता दें कि इफ आई डिवाइड 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए, इट कम्स टू 80%।
इज इट ग्रेटर देन 75%? तो 80% इज ग्रेटर देन, therefore the answer to this is yes. इसका जवाब yes है। Okay. Lessee has the option to purchase the asset at a price which is lower than fair value at the end of lease. लीज के एंड पे लेसी पैसे देके ऐसे एसेट को खरीद सकते हैं बाजार से कम पैसों में। क्वेश्चन 5 जरा पढ़ें। क्वेश्चन 5 का 2, द लीज कंटेन्स द ऑप्शन। उधर तो शायद इस सवाल का जवाब होता यस, क्वेश्चन 5 में तो सवाल का जवाब होता यस, लेकिन इस सवाल में सवाल का जवाब यस क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी कोई लाइन लिखी नहीं हुई, ऐसी कोई लाइन लिखी नहीं हुई। इसका मतलब है देयर इज सो परचेज ऑप्शन डेटा इज नॉट अवेलेबल इन क्वेश्चन, सो कैन ही परचेज? सो द आंसर इज नो। अब जरा सवाल जरा मेरा सुनिएगा, इस सवाल को सामने रखते हुए पास पेपर के क्वेश्चन 4। क्या पास पेपर के क्वेश्चन 4 को सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट द एंड ऑफ 4th ईयर? बोले बोले तो 6 को मात्र, क्या पास पेपर क्वेश्चन 6 को सामने रख के हम ये कह सकते हैं लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट? अगर आप कह सकते हैं कि वो ऑप्शन है तो मैं फिर पूछूंगा कहां लिखी हुई है। अब आप कहेंगे कहीं नहीं लिखी हुई, इट मींस देयर इज नो परचेज ऑप्शन। तो इसका जवाब क्या आ गया? नो। ओके, पांचवा टेस्ट लगाएं जी। पांचवा टेस्ट लगाने से पहले एक बात पढ़ लें जो आपको मैंने लिखवाई थी, वो पांचवें टेस्ट के लिए ही लिखवाई थी। पांचवा मींस पहला टेस्ट। पहला टेस्ट लगाएं, जीआरबी गिवन है, उसका मतलब क्या है? वो तो कल बता दिया था, एट द एंड ऑफ 4 years लेसी विल रिटर्न द एसेट टू लेसर। अब पढ़ें जरा क्या लिखा हुआ है सवाल। ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। बोले बोले बोले, विल बी ट्रांसफर्ड या नहीं? जीआरबी मांगी कब जाती है? जब मिसयूज की कंपनसेशन हो। तो मिसयूज की कंपनसेशन तभी मांगी जाएगी जब लेसी ये एसेट किसको वापस कर देगा। तो बताएं ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड टू लेसी। ए और बी में ना थोड़ा सा फर्क है। बी में ये होता है कि लेसर लेसी से थोड़े पैसे मांग के ट्रांसफर करता है, और ए में लेसर लेसी को मुफ्त में ट्रांसफर कर देता है। वरना जरा फोकस कीजिएगा, ए और बी पॉइंट एक तरह के ही हैं। ए में भी यही लिखा हुआ है ओनरशिप इज ट्रांसफर टू लेसी, और बी में लिखा हुआ है ओनरशिप पैसे देके विल बी ट्रांसफर टू लेसी। एक ही तरह की बात है। ए में आमतौर पे कभी कभी कुछ लेसर बड़े सखी होते हैं, वो मुफ्त में ट्रांसफर कर देते हैं, और बी में लेसर कुछ ऐसे होते हैं जो पैसे दे के ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ना ए लगेगा ना बी लगेगा, बिकॉज दोनों का जवाब इसलिए लेस नो है कि हमारे सवाल के अंदर क्या गिवन है? जीआरबी का मतलब क्या कल बताया था? ओके, सो द आंसर इज नो। ओके, अब मेरे भाई स्टैंडर्ड ने कहा भाई परेशान ना हो, इसका जवाब भी नो आ रहा है, इसका भी नो आ रहा है, इसका भी नो आ रहा है, परेशान ना हो, ठीक है। आप सोचो वो किसी एक का जवाब भी यस आ रहा है। जी बिल्कुल, किसी एक का जवाब भी यस आ रहा है। इसका मतलब है लेसर ने एसेट को बेच दिया है, ठीक है। आंसर हमारा क्या बनेगा? इट इज, क्योंकि एक भी यस आ गया, 2 यस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक भी यस आ जाए तो फाइनेंस लीज बन जाएगी। इट इज फाइनेंस लीज। क्या मतलब इट इज फाइनेंस लीज? नाउ लेसर विल नॉट कीप द एसेट इन हिज बुक्स, ये मतलब है फाइनेंस लीज का। फाइनेंस लीज क्या होती है? फाइनेंस लीज क्या होती है बताएं, बोले बोले। लेसर शुड डी रिकॉग्नाइज एसेट। लेसर क्यों ना एसेट को अपनी किताबों में रखे? सोचें, किसी एक यस को सोच के बताएं, लेसर क्यों ना एसेट अपनी किताबों में रखे? क्योंकि 28 वाला एसेट कितने में बेच दिया? 28 में। तो फिर लेसर कौन होता है ये कहने वाला कि ये मेरा एसेट है? तो 5 टेस्ट लगाने हैं, फिर डिसाइड करने हैं कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है।
इसलिए कल ये लीज कौन सी थी? फाइनेंस लीज थी। इसलिए हमने कितनी एंट्रीज की थी? 2। पहली एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और दूसरी लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट। ओके पास पेपर क्वेश्चन 5 पे लगाएं ये टेस्ट। हर टेस्ट इंडिपेंडेंटली लगाना है, उसका और किसी से ताल्लुक नहीं होगा। होमवर्क का सॉल्यूशन खोल लें, उसमें प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाली होगी। होमवर्क का सॉल्यूशन खोल लें, उसमें प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाली होगी। होमवर्क नहीं किया था तो प्रेजेंट वैल्यू फिर निकाल लीजिएगा अभी कैलकुलेटर पे, वरना किताब में सॉल्यूशन जाए वहां ढूंढ लें जाके, प्रेजेंट वैल्यू निकली होगी। करते हैं ना होमवर्क? ओके क्या चीज? वो बाकी हो रहे हैं, चाहिए तो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये 1 क्यों लिखा हुआ है? तो गलती से आ गया। हाँ ठीक है यार, इसके नीचे वो फुटर लगा रहने दो, लाइन लंबी इस तरह लगी हुई थी, और पेज नंबर आ जाए। हाँ नहीं आज कुछ नहीं कराना, ये फोटो कॉपी के पास रखवाएंगे। हाँ अभी एक सेट बना के मुझे दिखाओ ना। भाई ये बंद कर दो फिलहाल एसी। जल्दी करें। एक छोटी सी बात जरा सुनिएगा अटेंटिवली, जरा सारे मुतवज्जे हो जाएं। जो पुराने लोग थे ना, पुराने, जब ये लीज का स्टैंडर्ड नहीं था, वो सिर्फ ये टेस्ट लगाया करते थे। वो सिर्फ ये टेस्ट लगाया करते थे और वो गलत डिसीजन लेते थे। सुने कैसे? इधर देखें देखें। पुराने लोग ये करते थे, वो लीज जब शुरू होती थी ना, बस एक सवाल सोचते थे, चौथे साल के एंड पे क्या क्या होना है जी? ये चौथे साल के एंड पे जी ये होना है, लेसी ने एसेट आके हमें दे देना है, 5वें साल एसेट लेसर के पास रहेगा। वो कहेंगे अच्छा चौथे साल में लेसी ने वापस कर देना है, तो फिर तो ये एसेट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, तो फिर ये एसेट लेसर का ही है, लेसर अपनी किताबों में रखे। तो पुराने लोग सिर्फ ये टेस्ट लगाते थे और इस सवाल का जवाब आता था नो। पुराने लोग पूछते थे एट द एंड ऑफ 4th ईयर लेसर विल टेक द एसेट बैक, जवाब आता था यस, या ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी, जवाब आता था नो। यही मतलब है ना इस बात का। वो सवाल पूछते थे चौथे साल के एंड पे लेसी को एसेट मिल जाएगा, जवाब आता था नो। इसलिए वो लोग कहते थे ये एसेट लेसर का है और लेसर इसको अपनी किताबों में रखे। स्टैंडर्ड ने कहा भाई एक टेस्ट लगा के तो ना डिसाइड करो। खैर है, इसका जवाब नो आ रहा है, कोई मसला नहीं, इसका भी जवाब नो आ रहा है, कोई मसला नहीं। जरा देखो तो सही कि लेसर ने एसेट के साथ सलूक क्या किया है। तो डीप डाउन जाके पता चला कि लेसर ने तो एसेट के सारे पैसे लेसी से रिकवर कर लिए। अब चाहे लेसर ने सारे पैसे लेसी से रिकवर कर लिए और चौथे साल के एंड पे वापस भी ले रहा है वापस, माने चौथे साल के एंड पे वापस भी ले रहा है, फिर भी हम यही कहेंगे ये एसेट लेसर ने तकरीबन एक तरह का बेच ही दिया है, एंड इट इज कॉल्ड एज फाइनेंस लीज। पुराने लोग सिर्फ पहले 1-2 टेस्ट
लगा के डिसाइड कर लिया करते थे कि ये एसेट लेसर ने बेच दिया या नहीं। नए स्टैंडर्ड ने कहा नहीं नहीं भाई, कितने टेस्ट लगाओ, 5 टेस्ट लगाओ, फिर डिसाइड करो। आप जरा सोचो, किसी एक बात से भी आपको लग जाए कि लेसर ने एसेट बेच दिया है तो बेच ही दिया है। किसी एक बात से लग रहा है आपको लेसर ने एसेट बेच ही दिया है। बहुत सी बातों से लग रहा है नहीं बेचा नहीं बेचा नहीं बेचा, लेकिन किसी एक बात से लग रहा है कि बेच दिया। किस एक बात से लग रहा है कि 28 वाली चीज 28 में दे दी है, बाकी उससे इंटरेस्ट इनकम लेगा वो। क्लियर? तो इट इज द रीजन बिहाइंड कि किसी एक का जवाब भी यस आ जाए तो इट इज कॉल्ड एज। पुराने लोग समझते थे सिर्फ पॉइंट ए लगाओ और फिर डिसाइड करो। जी हो गया जी। ओके, रिवर्स चलते हैं। एसेट का नाम क्या है, कहीं लिखा हुआ है? मशीनरी। मशीनरी कौन सी? कोई सिंपल सी मशीन होगी? कोई मशीन कोई स्पेशल सी मशीन है? नो। रिवर्स चला करेंगे। डी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है पता नहीं, मैंने तो होमवर्क नहीं किया था, आप लोगों ने किया? 20 2 सवाल रुपीस के अंदर गिवन है और फेयर वैल्यू भी एसेट की गिवन है। ओके, क्या आ रही थी? 209988। अच्छा, फेयर वैल्यू 21000000। अच्छा, 209998 डिवाइडेड बाय 21000000 into 100 is equal to 99%। 100% ही आ गया ना, राउंड करके आपने कर लेना था, 100% ही आ गया। तो बताएं पहले सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब क्या आ गया? इट इज फाइनेंस लीज। आगे जाने की जरूरत नहीं है, इट इज फाइनेंस लीज। चलते चलते किसका जवाब यस आ जाए? एक का जवाब भी यस आ जाए। जिस एक का जवाब भी यस आ जाए तो ये कौन सी लीज बन जाएगी? अब अगले सबका भी नो हो तो भी ये कौन सी लीज रहेगी? फाइनेंस लीज। अब अगले टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए लगा लेते हैं। ओके, ये वाला बताएं भाई, लीज टर्म कितनी है? पहली लाइन पढ़े, पहली लाइन कितने साल है, और अगली लाइन पढ़े 4 years। तो 3 डिवाइड बाय 4 एग्जैक्ट 75% आ गया। इसका जवाब भी क्या आ गया? यस। ओके, lessee has the option to purchase the asset at a price which is lower than fair value at the end of lease. Has the option? Yes, he has the option। और उस ऑप्शन की वजह से ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी लीज के एंड पे। इसको भी यस लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। उसकी वजह से ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, तो हाई चांस क्या है कि ऑप्शन को क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा। तो इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ये फाइनेंस लीज है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस एक का जवाब ही यस आ जाए, उससे बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस कोई नहीं है। ये नहीं कहना कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बातें हो गई हैं, ये तो पक्की फाइनेंस लीज है और पिछली नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बस एक भी यस आ जाए, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है कि ये फाइनेंस लीज है। फाइनेंस लीज मींस नहीं नहीं, एसेट इज सोल्ड का स्टैंडर्ड ने यूज नहीं किया। सफे के टॉप पे आए, फाइनेंस लीज मींस इट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड टू लेसी। तकरीबन सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड हमने किसको दे दिए हैं? आपके समझने के लिए मैं इसे सेल कह रहा हूं। ओके, आए जी पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। अगले सफे पे आए। रिक्वायरमेंट क्या है? क्लासिफाई करें ये लीज फाइनेंस है या। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है नीचे नेपच्यून वाला? ये भी यही है।
क्लासिफाई करें लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। अच्छा, आंसर 1 की जगह खाली है, तो अब आप ऐसा करें, आंसर इसी के ऊपर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 1 पिछले सफे पे है, आंसर 1 का फॉर्मेट पेज 2 पे है। तो डिसाइड करेंगे लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। सवाल पढ़ते जाएं, रिवर्स शुरू कर दें ई से। पहले सवाल पढ़ें, क्वेश्चन 2 कुछ लोग पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन 1 पढ़ना है। पेज 1 पे आके, पेज 1 पे क्वेश्चन 1 पढ़ना है और अगले सफे के दरमियान में इसके सॉल्व करने के लिए बॉक्स दिया हुआ है। पहले पढ़ लें तसल्ली से पूरा सवाल। कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीजेस 1 जनवरी 2005। ज्यादा टाइम सिर्फ एक चीज में लगता है, पॉइंट नंबर डी में, बाकी कुछ भी नहीं है। सवाल पढ़ने से पहले ही वैसे मैं तो यहां 9 लिख लेता हूं, आप लोग पढ़ के लिख लिया करें। ओके, अच्छा जी। नेपच्यून लिमिटेड इज अ लीजिंग कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग द कंपनी एंटर्ड इनटू अ लीज विद द लेसिंग। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज इज 1 जनवरी 2005। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज 748,000. Lease period is 6 years. Lease installments are payable annually in arrears. Economic life is 7 years. There is no purchase option available at the end of lease. The discount rate is 9% per annum. Okay. Discounting कर लेते हैं। -6 divided by
748,000. It is present value. Okay. What is present value? It is calculated through working. फेयर वैल्यू सवाल में देखें, जी भाई ब्लैक शर्ट पीछे वाला ऐसे ही चला दें। अच्छा आप चला रहे हैं, ठीक है आप चला दें। 748,000 ओके। अच्छा जी आप क्या करेंगे, 748,000 डिवाइडेड बाय 748,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 100% इज ग्रेटर देन 90%. Is 100% greater than 90%? Is 100% greater than 90%? Yes. So it is decided it is finance lease. आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबने आगे जाना है इसलिए तैयारी कर लेते हैं। चलें सी किसको किससे डिवाइड करना है जी, लीज टर्म बोलें 6 years और लाइफ 7 years. 6 divided by 7 into 100 is equal to 85% approximately, 86%. Is 85% greater than 75%? Yes. G point F में आए. Is there any purchase option available at the end of lease? No. अच्छा कहीं लिखा हुआ 6 साल के एंड पे ये एसेट लेसी को मिल जाएगा, परचेज ऑप्शन भी नहीं है, मुफ्त में भी नहीं मिलेगा। थोड़ा ए और बी में थोड़ा सा ये फर्क है, बी का मतलब होता है पैसे दे के मिल जाएगा, ए का मतलब होता है पैसे दिए बगैर मिल जाएगा। पॉइंट एफ कह रहा है कि पैसे दे के नहीं मिलेगा, और कहीं लिखा हुआ है पैसे दिए बगैर मुफ्त में मिल जाएगा 6 साल के एंड पे। मोबाइल वाले भाई नहीं लिखा हुआ ना, तो फिर इसका जवाब भी क्या आएगा, नो। सो इट इज कॉल्ड एज फाइनेंस लीज। तो अगले सफे पे डब्बे के नीचे लिख लें इट इज फाइनेंस लीज। कंक्लूजन की जगह छोड़ी हुई है ना, कंक्लूजन की जगह छोड़ी हुई है, थोड़ा देखा करें, होश में रहा करें। इट इज कॉल्ड एज फाइनेंस लीज। आगे लिखें सो फाइनेंस लीज होगी तो इसका मतलब क्या हुआ करेगा, सादा आपकी जबान में, सो लेसर विल नॉट कीप द एसेट इन हिज बुक्स। कीप नहीं करेगा, पहले रिकॉर्ड तो किया उसने, रिकॉर्ड करके डी रिकॉग्नाइज कर देगा। सो लेसर विल नॉट कीप द एसेट इन हिज बुक्स। अच्छा भाई आपके समझने के लिए इसकी एंट्रीज नीचे कर दी हुई हैं। तो पहली एंट्री क्या हुई होगी, एसेट डेबिट, और दूसरी विल नॉट कीप द एसेट इन हिज बुक्स। जहां आपने लिखा है उससे एरो खींच के दूसरी लाइन की तरफ ले आए ताकि आपको पता चले विल नॉट कीप द एसेट इन हिज बुक्स का मतलब क्या है। ये मतलब है इसका, विल नॉट कीप द एसेट इन हिज बुक्स। ओके, क्वेश्चन 1 और 2 में कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है, नहीं क्वेश्चन 2 में ए से लेके जी तक क्या फर्क है, ए से लेके जी तक क्या फर्क है, कौन से पॉइंट में, सी में क्या लिखा हुआ है 3 years, उधर कितना था, तो 6-3 हो गया। खैर है, छोड़े पर क्या टेस्ट लगाना है, एक छोटी मोटी चीज आगे पीछे हुई है, एक छोटी सी चीज आगे हुई है, पूरा सवाल सेम है। देखिए नेपच्यून से लेके 31 दिसंबर 2005 तक सेम है, एक छोटा सा आगे हुआ है, क्या 6 की जगह क्या हो गया, छोड़े परे, बस ये भी फाइनेंस ही होगी। छोटी सी चीज से फर्क पड़ता है, छोटी सी चीज से भी फर्क पड़ जाएगा। ओके, पता नहीं फिर लोग फजर क्यों छोड़ते हैं, कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा, अल्लाह ने क्या कहना, छोटी सी चीज से भी फर्क पड़ता है। ओके आगे चलें जी। अब छोटी सी चीज का फर्क डाल के देखते हैं क्या होता है। अच्छा भाई 3, जस्ट कीप इट 3 और देखें कैसे फर्क पड़ता है। हदीस में आता है जो एक नमाज छोड़ देता है, एक, उसका नाम जहन्नुम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है, जिसमें से उसका दाखिल होना जरूरी है। ओके, इसके प्रेजेंट वैल्यू निकालें, बोलो बोलो बोलो। फोर, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो अपने किसी काम से गया हो, चाहे सफर में हो, 4222078।
तो 422078 is the present value. Now put it here. 422078. ओके जी, क्या क्या जवाब आ गया 422078 की वजह से? अब खुल खुल के करते हैं। किसको किससे डिवाइड करना होता है? प्रेजेंट वैल्यू को फेयर वैल्यू से। 422 डिवाइडेड बाय 748,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 56% इज लेस देन 70, यहां 90% इज लेस देन 90%। तो क्या 56% 90% से ज्यादा है? नो नो। तो इसका जवाब भी क्या आ गया? नो। ओके, कम है। इसके लिए भी डब्बा बना हुआ है, कहीं खाली है जगह जी। लीज टर्म बोलें 3 years। अच्छा जी, अब 3 डिवाइड बाय 7 इंटू 100 इज इक्वल टू 43%। 43% आ गया। 43% 75% से कंपेयर करें, 43% कम है। तो क्या मेजर लाइफ में ट्रांसफर कर रहे हैं या थोड़ा हिस्सा? इज लीज टर्म अ मेजर पार्ट? नो, इट इज नॉट अ मेजर पार्ट। परचेज ऑप्शन तो सवाल में नहीं है और कहीं नहीं लिखा हुआ कि एसेट लेसी को मिल जाएगा। ठीक है, बस साबित हुआ, hence proved E is equal to MC square, hence proved it is operating lease। ये कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज है। लेसर विल कीप द एसेट इन हिज बुक्स, लिखें लेसर विल कीप एसेट इन हिज बुक्स एंड विल डेप्रिशिएट, और लेसर इसको डेप्रिशिएट भी करेगा। लेसर एसेट को अपनी किताबों में भी रखेगा और लेसर एसेट को डिप्रिशिएट भी करेगा। जब पांचों का जवाब नो आएगा इसको कहेंगे ऑपरेटिंग लीज। और देखें कैसे, ये क्यों इसने किराए पे दिया है। देखें इधर, देखें इधर, क्या इसने दे देने लेसी को? ऊपर देखें, ऊपर देखें, इधर ऊपर देखें, क्या इसने लेसी को दे देने? तो फिर इसने एसेट किराए पे दिया सिर्फ। क्या इसने लेसी को खरीदने की ऑप्शन दे दी है? तो फिर किस पे दिया है? क्या इसने लेसी को काफी अरसे के लिए दिया? तो फिर किस पे दिया? क्या इसने लेसी को तकरीबन फेयर वैल्यू के करीब पैसे ले रहा है इससे? तो फिर इसने इसको किराए पे दिया। क्या ये स्पेशल नेचर का एसेट है? तो फिर इसने इसको किराए पे दिया। जब पांचों का जवाब नो आया करेगा इट विल बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लीज। एक का जवाब भी यस आ जाए इट इज कॉल्ड एज फाइनेंस लीज। ओके, ऑपरेटिंग लीज की नीचे एंट्रीज दी हुई हैं। ये एंट्रीज मैंने आपको करवानी नहीं, डाटा जरा सिंपल सिर्फ देख लें, वैसे ही देख लें। ऑपरेटिंग लीज की जो एंट्रीज हैं वो इंट्रो की क्लास वाला बच्चा भी कर सकता है। इंट्रो की क्लास वाला बच्चा, और आपके साथ बैठा हुआ इंट्रो से हो क्या हुआ है, इंट्रो की क्लास वाला बच्चा ऑपरेटिंग लीज की एंट्रीज कर सकता है। आपने 50,000 रुपए में मोटरसाइकिल खरीदा और दोस्त को 2,000 रुपए किराए पे दे दिया एक हफ्ते के लिए। खरीदने की एंट्री क्या करेंगे? नीचे देखे बगैर बताएं। और महीने के लिए 2,000 रुपए किराए पे दे दिया, किराया आने की एंट्री क्या करेंगे? कैश डेबिट। और जब साल का एंड आ जाएगा तो एसेट डेप्रिशिएट करेगा, उसकी एंट्री क्या करेंगे? तो ऑपरेटिंग लीज की एंट्रीज इंट्रो में पढ़ाई जाती हैं। ये जरा देख लें, एंट्री सिंपल है। पहली एंट्री पे उंगली रखें, खरीदा, बोलें। दूसरी एंट्री पे उंगली रखें, किराया आया। तीसरी एंट्री पे उंगली रखें, एसेट घिसा।
जी, खरीदा, किराया आया, घिसा, खरीदा, किराया आया, डेप्रिशिएट कर गया, खरीदा, किराया आया। अच्छा, आपको कहीं एंट्रीज में नजर आ रहा है कि एसेट डी रिकॉग्नाइज हो रहा है? तो एसेट डी रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, बल्कि एसेट को उसने अपनी, लेकिन मैं डेटे को सामने रखते हुए एंट्रीज इसलिए नहीं करवा रहा कि ऑपरेटिंग लीज की एंट्रीज कल पढ़ानी है, कल करवाना शुरू करनी है। ओके, जी, लेसर के एतबार से लीज कितने किस्म की हो गई? एक फाइनेंस और एक ऑपरेटिंग। 1-2 मिनट आप बातें कर लें, फिर डिस्काउंटिंग की रिवीजन शुरू करनी है। साथ वाले का जाने को दिल करने लग गया था, उसे कहें जाओ, रजिस्टर पे लिखे हैं उसके, जाओ। कल कहाँ थे, किधर थे, सोए हुए थे? अजीब। ओके, पेज नंबर 1 पे आए। पेज नंबर 1 पे सफ़े के दरमियान में बॉक्स बना हुआ है, डिफरेंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। ऑपरेटिंग लीज पे हाथ रख दें, छुपा दें, पीछे क्या बच गई? इसकी अकाउंटिंग हम आज से पहले करते आ रहे हैं, रोजाना कर रहे हैं, रोजाना कर रहे हैं। आज तक हम क्या करते थे लेसर की किताबों में? नंबर 1 बात बताएं, एसेट विल, वो एंट्री करते थे एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, लीज रिसीवेबल डेबिट। ऑब्वियसली आज तक की अकाउंटिंग की मैं बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली नो डिडक्शन विल बी चार्ज बिकॉज एसेट इज नॉट देयर इन बुक्स। लेसर विल रिकॉर्ड द इंटरेस्ट इनकम। आज तक लेसर की किताबों में हम कौन सी इनकम रिकॉर्ड कर रहे थे, और कल से कौन सी रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे? रेंटल इनकम। पॉइंट 4, लेसर विल प्रिपेयर द स्टार्टिंग विद द फिगर ऑफ। अब ये चारों के मुखालिफ बात लिखी होगी किसमें? ऑपरेटिंग लीज में, लेकिन वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी एंट्रीज आज नहीं करानी, वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, अच्छा जी, करें डिस्काउंटिंग की रिवीजन। डेटा लिखे, रजिस्टर पे लिख लें डेटा। लीज commenced on, lease commenced on यकम जनवरी 15। लीज commenced on यकम जनवरी 15। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स in arrears rupees 30 each, rupees 30 each. Lease term 6 years, lease term 6 years. Purchase option at end of lease is rupees
इज ₹42 ऊपर वाली फिगर कितनी थी 30। अच्छा, इज ₹42 विच इज लेस देन फेयर वैल्यू, जो फेयर वैल्यू से कम होगी। रेट 10%। चलें जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालें। ईयर एंड 31 दिसंबर ही है, प्रेजेंट वैल्यू निकालें। जी क्या ये ओके। कितनी दफा 30 आएगा? दफा, दफा पंजाबी में दफा मीन्स n, ठीक है। कितनी दफा 30 आएगा? 6 दफा। मुसलसल आएगा तो इसलिए फिर 30 पर कौन सा वाला लगाएं? एनओटी का 1 - 1.1 रेज़ टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.1। ये क्या डिस्काउंट हो गया? 30। एनुअल रेंटल डिस्काउंट हो गए। क्या डिस्काउंट हो गए? एनुअल रेंटल। ओके। 42 कितने सालों बाद आएगा? 6 सालों बाद, इसलिए इधर भी n क्या लेंगे? 6। ओके, प्लस 42 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -6। ग्रैंड टोटल 154.37। जी कुछ लोग 121 बता रहे थे जी, कितनों को यही आया है? ओके चलें जी, क्वेश्चन 2। ऑल डाटा सेम बट इंस्टॉलमेंट्स इन एडवांस। जल्दी जल्दी, ये एक बड़ी अच्छी रिवीजन हो जाएगी आपकी सारी। अभी इसको सेमी एनुअल करेंगे, फिलहाल एनुअल पे रखें। ऑल डाटा सेम एंड इंस्टॉलमेंट्स इन एडवांस। चलें, परचेज ऑप्शन को एंड पे ही रखना है हमेशा, उसमें कोई एडवांस का चक्कर नहीं होता। परचेज ऑप्शन को एंड पे ही रखना है। अच्छा जी,
अच्छा जी, कितनी दफा 30 आना है? नहीं 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 नहीं, नहीं प्लीज, कितनी दफा 30 आना है? 6 दफा। उसमें से एक 30 कब आ जाना है? फौरन उसको लिख लें, वो वाला 30 ये हो गया। तो कितनी दफा 30 बचा? 5 दफा। n कितनी दफा 30 बचा? जी बोले। 30 इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब दफा नहीं बोलना, अब साल बोलने। कितने साल बाद, कितने साल बाद परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज होनी है? वो एंड पे ही रहेगी, वो कभी एडवांस में नहीं होती, वो एंड पे ही रहेगी हमेशा। आज भी लिखवाया था, इंटू रेज टू पावर -6 167। ओके, चलें जी आगे लिखें। ये कौन सा क्वेश्चन था? 2 2 2 2 3 लिखें। Continuing from question 1, continuing from question 1, now assume 30 is paid semi-annually. Now assume 30 is paid semi-annually. Continuing from question 1. Continuing from question 1. भाई एरियर ये होगा ना, कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 2 तो नहीं लिखा, कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1 लिखा है। लेकिन ऊपर रेट 10% के साथ जाके लिख लें, वो पर एनम था। 1 को जाके अपडेट कर लें, 1 में जो रेट था 10% वो पर एनम वाला था। कितनी दफा 30 आना है, इस तरह सोच के करना शुरू करें। इसमें एक इशू आएगा जो मैंने क्लास में अभी तक कभी डिस्कस नहीं किया। एक छोटा सा इशू आएगा आपको परचेज ऑप्शन को डिस्काउंट करते हुए। दोनों तरीके से सही है, जिस तरह मर्जी आप कर लें। परचेज ऑप्शन ट्राई करें। इंस्टॉलमेंट पर ये 30 की है, हर 6 महीने बाद 30 ही पे करना है, 15 नहीं पे करना। हर 6 महीने बाद 30 ही पे करना है। कंसिस्टेंसी रखिएगा रेट में। ओके, हो गया। साल में कितनी दफा 30 आना है? सवाल सुन लिया करें। साल में कितनी दफा 30 आना है? तो 6 साल में कितनी दफा 30 आना है? 12 दफा। 30 ही आना है, मैंने इंस्टॉलमेंट को कम नहीं करवाया। 1 - 1.05 रेज टू पावर -12। रेट 10% था, सेमी एनुअल की वजह से 5% रह गया। यहाँ पे थोड़ा इशू आएगा कि रेट 10% लें या 5%। मेरी सजेशन है 5% ले लें, 10% भी ले सकते हैं, लेकिन 5% लेना ज़्यादा मुनासिब है। अच्छा, कितने साल बाद?
परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज होनी है। यहाँ दफा नहीं बोलना, यहाँ साल बोलना है। कितने साल बाद परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज होनी है, लेकिन रेट साल वाला नहीं लिया हुआ हमने, मसला है साल का मैं लफ्ज बोल नहीं सकता। कितने 6 महीने बाद 42 मिलना है, 12 6 महीने बाद। तो +42 इंटू 1.05 रेज टू पावर। कितने लोगों ने यहाँ 10 और 6 लिखा है? एक्सेप्टेबल है, लेकिन कंसिस्टेंसी रख लें, क्योंकि फिर शेड्यूल बनाएंगे तो आखिरी साल 5% लगाएंगे ना, फिर वो तो इसलिए मुनासिब है। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा, लेकिन इस तरह करना ज़्यादा बेहतर है। 289.6 ठीक है, ओवर। ये तीनों कितने लोग ट्राई करेंगे? इस तीनों को ट्राई करना है। और आज होमवर्क नहीं है, आज करने का बहुत काम है। फाइनेंस और ऑपरेटिंग को समझने में आपने सारा टाइम लगाना है।